दोस्तों नमस्कार। ना तो देश में इमरजेंसी लगी है, ना ही किसी तानाशाह की कुछ चलती है। इस देश में लोकतंत्र का राज है और लोकतंत्र का मतलब चार पिलर्स का होना है। उसमें कार्यपालिका भी है, विधायिका भी है, न्यायपालिका भी है और चौथा पाया, चौथे स्तंभ के तौर पर मीडिया भी है। ये चारों बहुत सहूलियत के साथ इस देश में लोकतंत्र को जिलाए हुए हैं। इसीलिए कोई सवाल ना करे कि दरअसल इमरजेंसी और तानाशाही के बीच में यह देश कहीं अटक तो नहीं गया है। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानून के तहत इस देश में काम हो रहा है। और आज सुबह या कहें तड़के ही दिल्ली पुलिस की विशेष विंग ने पत्रकारों के घरों पर दस्तक दी और दस्तक देते ही उनके लैपटॉप को पूछा, उनके मोबाइल फोन को पूछा, अपने कब्जे में लिया, पूछताछ शुरू की गई, कुछ को हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। जिन पत्रकारों का हम जिक्र करना चाह रहे हैं, उन पत्रकारों ने देश के तमाम मीडिया संस्थानों में काम किया है और कोई एक दो बरस से नहीं बल्कि एक दो दशकों से वो काम करते चले आ रहे हैं। एक पत्रकार तो ऐसा है जो बीते 4-5 दशकों से इस देश के तमाम बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुका है। लेकिन संयोग देखिए, आज जिन नामों का जिक्र हो रहा है कि जिनको घर पर पुलिस ने दस्तक दी और उसके बाद कार्रवाई अपनी शुरू की और बिल्कुल कानून के तहत यह कार्रवाई हो रही है। इस कानून का मतलब क्या है, इसमें कौन सी धाराएं लगी हैं और पत्रकारों के नाम, पहला नाम अभिसार शर्मा का है। यह इस देश के 3 बड़े ऐसे संस्थानों में काम कर चुके हैं जिनकी अपनी समझ, पकड़, साख एक वक्त बाखूबी हुआ करती थी। हम कह रहे हैं मौजूदा वक्त में इसलिए नहीं क्योंकि इस दौर में उनके भी टेलीविजन स्क्रीन पर यह खबर गायब मिलेगी कि दरअसल इस देश में पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। उनके जो तमाम घर पर पड़े लैपटॉप हैं और जो मोबाइल हैं उसको कब्जे में ले लिया गया है। अभिसार शर्मा, उसके बाद भाषा सिंह, यह भी पत्रकार और कई जगहों पर काम कर चुकी हैं। इसके अलावे उर्मिलेश आज से नहीं 80 के दशक से या कहें इमरजेंसी को भी इन्होंने बाखूबी उस दौर में भी पत्रकारिता करने के दौर से निकले ही थे और समझा होगा। वो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी थी, मौजूदा वक्त में कोई इमरजेंसी नहीं है, तो उनके घर भी पुलिस पहुंच गई। और एक नाम अरनिंदो चक्रवर्ती का है जो एनडीटीवी में हुआ करते थे और इस दौर में पॉलिटिकल इकोनॉमी पे लगातार काम कर रहे थे। इसके अलावे भी जो पत्रकार और जो साहित्यकार या फिर जो कहें कार्यकर्ता या एक्टिविस्ट के तौर पर या हिस्टोरियन के तौर पर हैं, उनके घर भी पुलिस पहुंची। उसमें एक राइटर गीता हरिहरन भी है, सोहेल हाशमी जो कि हिस्टोरियन और अपने तौर पर एक्टिविस्ट के तौर पर उनकी पहचान है, स्टैंड अप कॉमिक के तौर पर संजय राजूरा की पहचान है। तमाम जगहों पर पुलिस पहुंची। लेकिन जिन 4 पत्रकारों का नाम हमने शुरू में लिया, ये चारों पत्रकार अपने तौर पर इस देश के उस मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं, संयोग से जिस मीडिया हाउस के ऊपर भी इस दौर में या कहें इस अमृतकाल के दौर में, जब इमरजेंसी नहीं, तानाशाही नहीं, केसेस लगे थे। एनडीटीवी के मालिक उस दौर में हुआ करते थे प्रणव राय, उन पर भी ईडी का केस चल रहा था। और इस देश के 3 और मीडिया हाउस हैं जहां पर ईडी का केस चल रहा है। पहला सवाल, अगर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत काम कर रही है, अगर विदेश से पैसा आता है तो पकड़ा किसे जाए, गिरफ्तारी किसकी हो, कार्रवाई किसके खिलाफ हो, यह कोई बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। क्योंकि मीडिया हाउस में काम करने वाला पत्रकार होता है और उस मीडिया हाउस को चलाने का लाइसेंस सरकार देती है। और अगर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई कर रही है तो उसका लाइसेंस रद्द हो जाना चाहिए, उस पर ताला लग जाना चाहिए अगर यह बात प्रूफ हो जाती है तो। लेकिन वहां काम करने वाले पत्रकारों को लेकर क्या ऐसी स्थिति आ सकती है कि आप वहां काम क्यों कर रहे हैं? और इस देश के भीतर में जब एक एक करके तमाम मंच खत्म हो गए मीडिया के और फोर्थ स्टेट को लेकर, एक सवाल इस देश के भीतर पैदा हो गया कि दरअसल अब मीडिया में वो खबर ही नहीं आएगी जिस खबर को आप जानना चाहते हैं, या वो खबर ही नहीं आएगी जहां पर सरकार से कोई सवाल पूछने की जरा सी भी स्थिति बन रही हो। अब वो खबर ही नहीं आएगी कि इस देश के भीतर में कौन से कानून के तहत और किस कानून के तहत और उस कानून को लेकर इतनी तेजी के साथ कार्रवाई करने की दिशा में कैसे पुलिस बढ़ जाती है। जी नहीं।
और यही वो वजह है कि आज सुबह से जब छापे पड़े तो उन टेलीविजन स्क्रीन से भी ये खबरें गायब हो गई या खबर आई ही नहीं जिन संस्थानों में इन पत्रकारों ने काम भी किया है। तो क्या वाकई इस दौर में कुछ भी ऐसा आपको अलग नहीं दिखता है? सब कुछ कानून के तहत हो रहा है। कानून के तहत तो हो रहा है। 17 अगस्त 2023 को एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर का नंबर 224/2023 है, जो सेक्शन यूएपीए के तहत, ड्रैकोनियन जो एक्ट है उसके तहत लगाए गए सेक्शन 13, 16, 17, 18, 22 और इसके अलावे 153A और 120B, इन तमाम धाराओं के तहत कार्रवाई की शुरुआत हुई। और सवाल यह बड़ा निकल कर आ गया कि अगर इस देश के भीतर में किसी भी संस्थान के कोई भी तार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए होंगे और अगर उस देश के साथ भारत के संबंध ठीक नहीं है तो उस पर कार्रवाई होगी, वहां काम करने वाले हर शख्स पे कार्रवाई होगी। यह भी एक मैसेज निकल कर आज आ गया। यानी काम वहां पर ना हो, उस मंच के जरिए काम ना हो, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, हम कार्रवाई की दिशा में बढ़ेंगे। लेकिन यहां पर जो 5-6 सवाल सबसे बड़े हो चले हैं, हमें लगता है उन सवालों के इर्द गिर्द इस दौर में डेमोक्रेसी के फोर्थ स्टेट का जिक्र आज बारीकी से करने की जरूरत है। जिन पत्रकारों के घरों से लैपटॉप और मोबाइल को ले जाया गया, उसमें एक नाम अभिसार शर्मा का है। अभिसार शर्मा इस देश के 3 बड़े न्यूज चैनलों में काम कर चुके हैं। वह बीबीसी में भी काम कर चुके हैं। उर्मिलेश आज से नहीं, 80 के दशक में ही टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से भी जुड़े रहे थे और तमाम संस्थानों में काम करते करते इस दौर में जब सारे रास्ते बताने बोलने के बंद हो जाते हैं तो पत्रकार के भीतर की पत्रकारिता किस रूप में निकल कर आए, यह उसे बार बार कुरेदती है। यही स्थिति भाषा सिंह की है और कमोवेश एनडीटीवी में रहे अनिंदो चक्रवर्ती, जो लगातार इस देश की इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर सवाल खड़ा करते रहे, चाहे वह मनमोहन सिंह का काल ही क्यों ना हो। और उस दौर की आवारा पूंजी को लेकर भी एनडीटीवी में रिपोर्ट होती थी। अरनिंदो उस दौर में जूनियर जर्नलिस्ट जरूर थे, लेकिन धीरे धीरे वह वहां पर संपादक तक पहुंचे। लेकिन सवाल है कि ये चारों पत्रकार जिस संस्थान से जुड़कर काम कर रहे थे, उस संस्थान के ऊपर लगे आरोपों के मद्देनजर इस बात का जिक्र अगर न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया, उसका जिक्र अगर पार्लियामेंट के भीतर बीजेपी के सांसद ने किया और इसका खुले तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देश के आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने जिक्र किया, तो उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई उस संस्थान को लेकर अगर प्रूफ पुख्ता है तो क्यों नहीं की गई। और वहां काम करने वालों को, जो पत्रकार के तौर पर काम कर रहे हैं, क्या उनकी किसी रिपोर्ट के जरिए कुछ ऐसी बात निकल कर आती है या नहीं आती है? इसकी दलील ना उस दौर में सांसद ने दी थी और ना ही मंत्री ने दी। इस देश के भीतर में क्या पहली बार जर्नलिस्टों के सामने एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आ गया है कि वह पत्रकारिता करें या ना करें, और पत्रकारिता को किस रूप में करें, और किस पत्रकारिता के जरिए सत्ता खुश होती है और उसको अच्छा लगता है, उस दिशा में कार्रवाई होनी चाहिए जर्नलिज्म की, या फिर इस देश के भीतर जो सवाल हैं, जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं, उसको लेकर वो सवाल खड़ा करके सत्ता से कुछ सवालों को पूछे। जर्नलिज्म तो बहुत साफ कहता है कि आपको एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहना पड़ता है, आपको कम से कम सत्ता से सवाल पूछने चाहिए और लोगों के बीच जाकर उनसे जुड़े सवालों को, उसको एक पत्रकारीय खांचे में ढालकर उसको सामने रखना चाहिए, तथ्यों के साथ रखना चाहिए। और उन तथ्यों को लेकर अगर कोई सरकार को आपत्ति हो तो सरकार बताती है कि आपके फैक्ट सही नहीं है। लेकिन ना सरकार इस दौर में बता पाती है कि फैक्ट सही नहीं है, जबकि बकायदा सरकार ने पीआईबी के तहत फैक्ट चेक की एक टीम भी बना रखी है और इस देश के भीतर में प्राइवेटली अलग अलग तरीके से फैक्ट चेक भी किए जाते हैं। दूसरा सवाल आता है, क्या इस दौर में पत्रकारिता करते वक्त पत्रकार अपनी एडिटोरियल पॉलिसी जो होती है, जिसके तहत अखबारों में आप संपादकीय देखते हैं, ठीक उसी तरीके से कोई टिप्पणी अगर कोई जर्नलिस्ट स्क्रीन पर करता है और वो सरकार को ठीक नहीं लगता है तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी? तीसरा सवाल, अगर सरकार का ही कोई मंत्रालय फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज करता है और सरकार का ही कोई संस्थान
अगर इसके बारे में जानकारी देता है और अगर कोई मीडिया या कहें कोई भी मीडिया इसे ना दिखाता हो तो फिर एक स्वतंत्र पत्रकार क्या करेगा। मसलन सीएजी की रिपोर्ट आई कि सरकार के कई मंत्रालयों के भीतर का बजट फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में फंसा हुआ है। और इतना ही नहीं, सरकार जिस वजह से सेस लेती है, सेस का पैसा उस विभाग या उस काम को लेकर खर्च नहीं करती है, लेकिन इसकी जानकारी मीडिया के जरिए आती नहीं है तो जनता तक पहुंचती नहीं है। तो ऐसे में कोई स्वतंत्र पत्रकार क्या करेगा। और अगला सवाल यह है, अगर इस दौर के भीतर में बकायदा सरकार ने अपना बजट ही प्रचार को लेकर इतना बड़ा कर रखा है कि किसी भी मीडिया संस्थान का अपना बिजनेस मॉडल सिर्फ सरकार के साथ खड़ा होने पर चलता चला जाए, तो क्या उस संस्थान के भीतर काम करने वाले पत्रकार अपराधी होंगे या अपराधी नहीं होंगे। क्योंकि ध्यान दीजिए, सरकार ने जितना पैसा 2014-15 के बाद मीडिया को प्रचार के लिए बांटा है और सरकार अपने तमाम योजनाओं का प्रचार उस दौर में जिस तरीके से करती चली गई, उसने एक सवाल तो खड़ा किया कि पत्रकार उस मीडिया संस्थान के भीतर कैसी रिपोर्ट फाइल करेगा। क्या वो जहां से पैसा आ रहा है उसके खिलाफ जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता है। और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है जो सुप्रीम कोर्ट में भी उठा था। सरकार अगर किसी की नियुक्ति खुद करती है तो वह नियुक्त होने वाला व्यक्ति सरकार से सवाल कैसे कर सकता है। और यह सवाल बकायदा इलेक्शन कमिश्नर को लेकर उठाया गया था कि अगर उसकी नियुक्ति सरकार करेगी तो फिर वह सरकार से सवाल कैसे करेगा। इसी को थोड़ी देर के लिए पलट दीजिए और सोचना शुरू कीजिए, अगर सरकार किसी मीडिया संस्थान को दे रही है पैसा और मीडिया संस्थान उसी पैसे से चल रहा है, तो उस मीडिया संस्थान में काम करने वाले पत्रकार कौन सा काम करेंगे या कैसा काम करेंगे। यह ठीक वैसे ही है जो आरोप इस एफआईआर के जरिए इस दौर में न्यूज क्लिक पर लगा और यह कहा गया कि दरअसल चीनी का पैसा आ रहा है क्योंकि यह संस्थान उसके लिए रिपोर्ट बनाता है। अब अगला सवाल यह था कि वहां काम करने वाले जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होने का मतलब क्या है, और खास तौर से तब जब इस देश के भीतर उठते हुए सवालों पर मेन स्ट्रीम मीडिया ने चुप्पी साध ली, या जिसने भी सवाल खड़ा किया उस मेन स्ट्रीम मीडिया के भीतर रहते हुए सरकार ने उस पर दबाव बनाया संस्थान पर कि इसे आप बाहर का रास्ता दिखाइए। और इतना ही नहीं, बाहर का रास्ता तो दूर, उस संस्थान के जरिए अगर विज्ञापन पर असर पड़ता है तो विज्ञापन पर असर डाला गया। अगर उस संस्थान के जरिए कोई प्राइवेट फाइनेंसर पैसा दे रहा है तो उस पर दबाव डाला गया। और ये सारी चीजें अगर भोतरी साबित हुई तो उसके बाद अगर वो न्यूज चैनल है तो उसके प्रसारण तक को रुकवाने की स्थिति में क्या सरकार आकर खड़ी हो गई, तो वहां से निकला हुआ पत्रकार स्वतंत्र तौर पर कैसे काम करेगा। क्योंकि जिन पत्रकारों का हम जिक्र कर रहे हैं इस देश के भीतर में, चाहे वो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का दौर ही क्यों ना हो, और इस देश के भीतर में इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेकर पीवी नरसिम्हा राव के बाद मनमोहन सिंह क्यों ना बड़े हों, और अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता के दौर में अयोध्या कांड की पूरी बिसात क्यों ना बनाई गई हो। इन तमाम परिस्थितियों से समझते बूझते हुए हो सकता है आपके जहन में यह सवाल हो, तब तो ऐसी पत्रकारिता होनी ही नहीं चाहिए थी। ऐसी पत्रकारिता का क्या मतलब जो कि सूचना ना दे सके ना सूचना ले सके। तो क्या मौजूदा वक्त में इस देश में इमरजेंसी नहीं है, इस देश में कोई तानाशाह नहीं है, कानून के तहत ही काम हो रहा है। क्योंकि बकायदा एक एफआईआर की कॉपी दी गई और उसमें बताया गया कि एफआईआर नंबर 224 है, 17 अगस्त को एफआईआर की गई और सेक्शंस का जिक्र है, एक के बाद एक तमाम सेक्शंस है। तो कोई भी सोचेगा कि कानूनी तौर पर कार्रवाई हुई। लेकिन इसका अगला हिस्सा है कि जर्नलिस्ट क्या करे जो स्वतंत्र तौर पर काम कर रहा है, जब तमाम संस्थानों के रास्ते सिर्फ सरकार के लिए हैं। और इस देश के भीतर में जर्नलिज्म कोई आज से नहीं है, आजादी के दौर से इस देश में पत्रकारिता करते हुए एक बड़ी कतार है। उसमें महात्मा गांधी का नाम ले लीजिए, या जो ना लेना चाहते हैं वो अडवाणी और वाजपेयी जी का भी नाम ले सकते हैं। और इस दौर में तो खुद एक वक्त मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, उन्होंने भी कई फाइल की है, वह भी एक दौर में पत्रकार के तौर पर काम कर चुके हैं। एक पूरी फहरिस्त है इस दौर में। तो पत्रकार होने का मतलब इस देश के भीतर है कि आप सरकार से सवाल करें।
जनता के बीच जाएं, वहां का ताना बाना बुने और उसको एक शक्ल दें जो कि इस रूप में शक्ल दिया जा सके जिससे सब लोग समझ पाएं कि वो कौन से मुद्दे हैं जो इस देश के सामने बड़े हो चले हैं और उस पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। हो सकता है आपके जहन में मणिपुर की घटना हो, किसी के जहन में अडानी कांड का जिक्र आ रहा हो, कोई एनपीए का जिक्र करे, कोई प्राइवेटाइजेशन का जिक्र करे, कोई अलग अलग मंत्रालयों के मोनेटाइजेशन का जिक्र करे, कोई इस देश के भीतर में पूरे कॉरपोरेट को जो टैक्स माफी दी गई उसको लेकर जिक्र करे, कोई मिडिल क्लास पर टैक्स के बोझ को कैसे लादा गया इसका जिक्र करे, कोई इस दौर में जीएसटी कलेक्शन के बढ़ने को लेकर यह भी करे कि सरकार की महंगाई ने कैसे लोगों की कमर तोड़ दी है और जीएसटी यानी जो टैक्स का पैसा आता है उसको सरकार कैसे बटोरती है, कैसे इस देश के उस भारत को जो ग्रामीण हिस्से में आता है उस देश के कहीं बनाने में उसका योगदान बढ़ा है, लेकिन वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक चीजों को सरकार ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को तोड़ा नोटबंदी के बाद और एक पूरी परिस्थिति चरमरा दी गई। कोई सवाल नहीं होने चाहिए या कोई सवाल होने चाहिए जिसका जवाब सरकार के पास है नहीं और सरकार को जवाब देने चाहिए। प्रधानमंत्री ने तो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मनचाहे व्यक्तियों से बात जरूर की, लेकिन क्या अगर उन सवालों को लेकर इस देश के भीतर का कोई पत्रकार सरकार से सवाल करे तो वो किसके लिए सवाल कर रहा है? इस देश के लिए कर रहा है, यहां के लोगों के लिए कर रहा है? और लोग ही अगर खामोश रहेंगे, देश ही अगर खामोश रहेगा और जो सूचनाएं आ रही हैं जो नहीं आ रही हैं अब, तो क्या उस पूरे के पूरे फोर्थ स्टेट या फोर्थ पिलर को लेकर कोई सवाल किसी के जहन में नहीं उठेगा? और जब सबको पता है कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के तहत आती है और गृह मंत्रालय और गृह मंत्री इस दौर में अमित शाह हैं जो पूरे बीजेपी की चुनावी रणनीति बनाते हैं और सबको पता है कि चुनाव जीतना इस देश की मौजूदा सत्ता के लिए कितना बड़ा काम है, तो क्या चुनावी दौर में और देश जब चुनाव की परिस्थिति में जा चुका है, पांच राज्यों में चुनाव तुरंत होने और 6 महीने के बाद, आज की तारीख से 6 महीने के बाद इस देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो क्या चुनाव का खौफ है, उसका डर है? उस परिस्थिति में सरकार कार्रवाई कर रही है क्योंकि जब राजनीति को साधने वाले, सत्ता को बरकरार रखने वाले ही गवर्नेंस को भी देखेंगे तो जाहिर है उनके लिए राजनीति और सत्ता बड़ी होगी। वह उस कानून का जिक्र नहीं होगा जिस कानून के जरिए कहीं चेक एंड बैलेंस का जिक्र संविधान करता है और बतलाता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को कैसे काम करना चाहिए। वो सारी चीजें तो एक झटके में मटिया मेट हो गई और कुछ भी नहीं बचा। तो क्या यह कहा जा सकता है कि इस देश के भीतर में डेमोक्रेसी के 4 पाए एक एक करके लड़खड़ाते हुए नजर आए? बीजेपी के भीतर की अपनी डेमोक्रेसी गायब हो गई, किसी कैबिनेट मिनिस्टर की कोई पहचान नहीं बची, खुद सांसद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा पा रहे हैं। इस देश की इकोनॉमिक पॉलिसी ने जिस तरीके की परिस्थिति गांव और ग्रामीण और मिडिल क्लास के भीतर पैदा कर दी है, तो क्या पॉलिटिकल वे में डेमोक्रेसी का खत्म होना और उसका खुला नजारा पार्लियामेंट के भीतर नजर आता है? जब इस देश के भीतर एग्रीकल्चर रिफॉर्म को जिस लिहाज से राज्यसभा में पास कराया जाता है और वोटिंग भी अपने अनुकूल होती है, वो सब कुछ तो सबने देखा है। दिल्ली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या इस देश के भीतर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, पार्लियामेंट में सब बदल दिया गया क्योंकि ताकत है पास में। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैसे लड़खड़ाई? और सुप्रीम कोर्ट का यह सवाल बहुत जायज है कि जब आप ही नियुक्ति करेंगे यानी सरकार ही किसी की नियुक्ति करेगी, तो फिर नियुक्त होने वाला व्यक्ति सरकार से सवाल कैसे करेगा? यह तर्क इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर था, लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए किसी मीडिया हाउस के पास पूरी पूंजी, पूरी पैसा और उसके तमाम गलत कार्यों को पनाह देने की स्थिति में अगर सरकार और सत्ता आ चुकी है तो वो कैसे एक अलग से शब्द बोलेगा? लेकिन अगला सवाल, वहां काम करने वाला पत्रकार क्या करेगा? इस देश के 3 मीडिया संस्थानों के अलग अलग फाइल पीएमओ में पड़ी हुई है। एक वक्त में चौथी एनडीटीवी की फाइल थी। एनडीटीवी का क्या हर्ष हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या एक ऐसी स्थिति लाकर खड़ी कर दी गई जहां पर पत्रकार रहे ही नहीं और ये एक लुप्त हो जाए परिस्थितियों के बीच, ना तो इमरजेंसी ना तानाशाही, सब कुछ कानून के तहत? तो क्या वाकई ऐसी परिस्थिति आ गई है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो इस दौर में यही है, अगर जनता को सूचना मिल ही नहीं रही है इस देश के भीतर में अलग अलग मुद्दों को लेकर, और सूचना देने वाला जो पूरा का पूरा विभाग है वो सरकार के गुणगान में लगा हुआ है और कोई सवाल नहीं करता है, तो उससे ज्यादा बड़ा अपराधी कौन हो सकता है?
जिसका काम है, जिसको लाइसेंस दिया गया इस देश में, आप अखबार निकालिए या टेलीविजन चैनल चलाइए, लेकिन आप जनता से जुड़ाव ना रख के खबरों को सरकार के लिए आप देने लगे तो बोलते बोलते सुबह से लेकर रात तक धीरे धीरे वही परिस्थिति लोगों के जहन में आएगी। कहेंगे हाँ हाँ यही तो कानून है। और यही वो परिस्थिति या वही लकीर है जिस लकीर पर मौजूदा वक्त चल पड़ा है। सवाल यह है, इसे थामे कौन और इसे परखे कौन? इस देश की जनता के भीतर साख पत्रकार की होती है, मीडिया हाउस की होती है, और वही साख तय करती है कि वो पत्रकार है या नहीं है। लेकिन मौजूदा वक्त में उस परिभाषा को भी बदलने की कोशिश बकायदा खुलकर की गई और प्रधानमंत्री ने अपने चंद करीब लोगों को कुछ बातचीत और कुछ इंटरव्यू जो इस तरीके से दिए जो आपको हंसी ठहाका लगाने की दिशा में ले जाए, यानी इस देश से जुड़े सवाल और इस देश की रुखड़ी जमीन और उस रुखड़ी जमीन पर नंगे पांव चलते हुए लोगों के खून या पसीना कुछ भी दिखाई ना दे। एक ऐसी परिस्थिति में देश आकर मुद्दों को लेकर अगर खड़ा हो गया तो क्या यह कहा जाए कि पूरी मीडिया प्रोसेस इस दौर में खत्म करने की परिस्थिति है, और जो स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर सवाल उठाते भी हैं उनको भी अब खामोश करने की स्थिति में सरकार पड़ चुकी है, क्योंकि अगले 6 महीने इस देश के लिए बड़े क्रूशियल है। यह चुनाव का दौर है और चुनाव लोकतंत्र का प्रतीक है, और लोकतंत्र के सारे पाए हमारे पास हैं, तो फिर चुनाव कौन जीतेगा? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।